हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 रेस्ट और मोशन पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि आगे चल के मैं आपको गति के तीनों समीकरणों को प्रूफ कैसे करते हैं ये समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गति के तीनों समीकरण होते क्या, तो आप ये लिख लीजिए। पहला समीकरण हमारे पास होता है v = u + at, और उसके बाद फिर हमारे पास होता है s = u ut + ½ at²। देन फिर हमारे पास तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2as। इसमें आपको वेग नज़र आ रहा है, ये दोनों ही वेग हैं, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, आपको पता है। और त्वरण से मतलब नहीं, चूंकि वो त्वरण कैसा है, एक समान। आप एक बात समझ लीजिए कि गति के जब भी हम तीनों समीकरण पढ़ेंगे तो अपने सिलेबस के अंदर वो त्वरण कैसा रहेगा, एक समान त्वरण रहेगा। मतलब वेग तो बदलेगा, वस्तु की जो है वेग बदलेगा नहीं अगर, तो त्वरण कैसे प्राप्त होगा, लेकिन वस्तु का त्वरण जो होगा वो हमेशा एक समान रहेगा। तो त्वरण से हमसे मतलब नहीं है, ये हमको वेग दिख रहा है और ये हमको समय दिख रहा है, तो ये कैसा संबंध है, वेग समय संबंध। फिर उसके बाद हमको विस्थापन दिख रहा है, वेग दिख रहा है, समय दिख रहा है। यानी विस्थापन यानी कि स्थिति, और फिर वेग, और फिर समय, यानी कि ये कैसा संबंध है, स्थिति वेग समय संबंध। ये आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी ऐसे भी पेपर में पूछ लेता है कि स्थिति वेग समय संबंध को जो है निगमित कीजिए। खैर ये सब जो है अब बातें आप जो है अपने हाथ जो है किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये थोड़ा सा समझा देना चाहिए। यहाँ पर क्या आपको नज़र आ रहा है, वेग नज़र आ रहा है और स्थिति नज़र आ रही है, तो ये वेग स्थिति संबंध हो जाएगा। ये वेग स्थिति संबंध है, आप इन तीनों को नोट कर लीजिए। और अब हम इन दोनों समीकरणों को जो है निगमित करेंगे। जो है उससे थोड़ा सा मैं आपको जो है फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं इससे पहले ये प्रूफ जो है कराने से पहले आपको एक चीज़ और पढ़ा सकता था। जो ग्राफ होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं और विस्थापन हम किस ग्राफ से निकालते हैं, त्वरण कैसे निकालते हैं, लेकिन उसके लिए 20-25 मिनट की एक जो है और एक्स्ट्रा लेक्चर बनानी होती। उससे आपका भी टाइम वेस्ट होता, मेरा भी टाइम वेस्ट होता। फर्जी वही चीज़ बार बार क्यों पढ़नी है। मुझे लगता है कि मैं जब ये प्रूफ कराऊँगा उसी चीज़ में आपको समझा दूँगा तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, फिजिक्स भी आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, आप ट्यूशन भी जा रहे होंगे, स्कूल भी जा रहे होंगे, और इतना टाइम नहीं है कि आप जो है वीडियो पे इतना ज़्यादा टाइम दे पाएँ। इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को जो है जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और आप थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट को भी उतना ज़्यादा उस पर जो है वर्क दूसरे सब्जेक्ट पर भी कर पाएँ। खैर हम देखेंगे, हम एक जो है वेग समय जो है ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर इसको हम समय ले लेते हैं, इसको वेग। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है मैं बता दूं, बेसिकली वो जो हम ग्राफ हाई स्कूल में खींचते थे, यहाँ पर एक्स ले लेते थे, यहाँ पर वाई ले लेते थे, वही वाला है। यहाँ पर हमने समय, एक्स की जगह पर समय ले लिया है, एफ वाला वाई की जगह पर हमने वेग ले लिया है। तो यहाँ पर मूल बिंदु होता है, आपको पता होगा ये क्या होता है, मूल बिंदु। तो मान लिया हमारे पास यहाँ पर दोनों चीज़ें 0 0 होती हैं और इस पूरे अक्ष पर ये वाला जो है, यहाँ पर अगर x लेते थे तो इस वाले अक्ष पर 0 होता था। तो यानी कि अगर इस अक्ष पे देखा जाए तो समय 0 है। मान लो t = 0 सेकेंड पर, t = 0 सेकेंड पर किसी वस्तु का वेग जो है क्या है, u है। किसी वस्तु का वेग u है। और फिर जैसे जैसे समय बढ़ा t सेकेंड पश्चात, मान लो जब वस्तु का समय क्या हो गया, t सेकेंड पश्चात, तो वस्तु का वेग क्या हो गया, v। यानी कि अगर इसको हम जो मिला दें तो कहाँ पर मिलेगा v, ये यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास t सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग क्या आया, v। और अब हम इसको थोड़ा सा मिला देते हैं ऐसे, और जो है बिंदुओं का नाम रख देते हैं। यहाँ पर इसको हम a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, c, इसको d और इसको e। और अब हम तीनों समीकरणों को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण करने जा रहे हैं। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको अभी बताया था कि मैं सारी चीज़ें डायरेक्ट ही बताऊंगा। जब भी हम त्वरण निकालेंगे तो हम इस रेखा को ऐसे मिलाएंगे और इसकी जो ढलान आएगी, अर्थात इसकी जो स्लोप आएगी, प्रवणता आएगी, उसको ही हम इस वस्तु का क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो त्वरण A बराबर क्या होगा, AC की प्रवणता। और प्रवणता का फार्मूला आपको कक्षा 10 से पता होना चाहिए। जो स्लोप होती है उसको हम tan थीटा लिखते हैं। तो इस त्रिभुज में अगर tan थीटा हम लगाएं, ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, तो लंब बटे आधार CD
बटे आधार आपको क्या नज़र आ रहा है, AD। तो अगर हम CD की बात करें तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है टोटल, आपको V नज़र आ रहा है भाई। यहाँ पर V है तो ये x y h जब लेते थे तो ये दूरी y हो जाती थी। अगर यहाँ पर y होता था 5 होता था तो ये दूरी 5 हो जाती थी। उसी प्रकार से यहाँ पर v है तो ये क्या हो जाएगा, v, वेग यहाँ तक क्या हो जाएगा, v। और फिर अगर अगर हम इतना निकालें d, तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, u। तो आपको नज़र आ रहा होगा अगर हम CD निकालें तो अगर V में से इतना पार्ट काट दें, अरे भाई V में से U वाला पार्ट काट दीजिए तो आपको CD मिल जाएगा। यानी कि CD की जगह पर हम V माइनस U लिख सकते हैं और AD की जगह पर AD। अब ये समय वाले अक्ष पर जाएंगे, ये समय वाले अक्ष पर है तो AD को हम देखेंगे तो यहाँ तक समय कितना है, T। तो यहाँ से अगर हम T इधर जो है भाग में है, इधर भेजेंगे तो काहे में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो V माइनस U। तो U इधर माइनस में है, इधर भेजेंगे तो हम काहे में हो जाएगा, प्लस में, तो ये U प्लस AT। और इस तरह से हमारे पास गति का प्रथम समीकरण जो है सॉल्व हो गया। आप लिख सकते हैं नीचे, जो कि गति का प्रथम समीकरण है। आपको लैंग्वेज अगर चाहिए, आप सोच रहे होंगे कि सर प्रूफ से पहले आपने लैंग्वेज तो लिखा ही नहीं। आपको बुक्स में लिखी मिल सकती है या फिर वहाँ से आप समझ सकते हैं। आप अब कक्षा 6, 7, 8 या 9, फिर 9 या 10 में नहीं रहे, अब आप फर्स्ट ईयर में आ गए। आप अपना भी थोड़ा सा दिमाग चलाइए ताकि जो है चीज़ों को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। और अब हम लोग जो है दूसरे समीकरण की बात करेंगे। अगर आपको लैंग्वेज लिखना ही है तो आप ये लिख सकते हैं, माना कोई वस्तु थी हमारे पास, माना कोई वस्तु है जो t बराबर 0 सेकेंड पर जिसका वेग क्या है, u, तथा t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है, v। बस उसके आगे यही करना है, बस इतनी सी 2 लाइन की लैंग्वेज लिखनी थी। आप अपने हाथ भी ये लिख सकते थे। तो दूसरा समीकरण हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बेसिकली हमको यहाँ पर विस्थापन निकालना है और हम आपको बता दें कि जब हम लोग विस्थापन निकालेंगे s, तो जो हमारी ये AC होगी, इस प्रकार के ये जो क्रिया रेखा, जो ये हमारी AC होगी रेखा और समय अक्ष होगा, उसके बीच का टोटल जो क्षेत्रफल होगा वो विस्थापन होता है। ये AC और जो समय अक्ष है, इसके बीच का क्षेत्रफल जो होगा, जो पूरी आकृति बनेगी उसका जो क्षेत्रफल होगा वो विस्थापन होगा। तो इसके और इसके बीच का क्षेत्रफल, यानी कि ये कौन सी आकृति है, OACE। तो विस्थापन क्या होगा, आकृति OACE का क्षेत्रफल। आप ध्यान से देखें, OACE यहाँ तक की आकृति में एक आपको ये त्रिभुज नज़र आ रहा होगा और ये आपको एक आयत नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आयत OADE का क्षेत्रफल, OADE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आप लंबाई AO लिख लीजिए और चौड़ाई AD लिख लीजिए, प्लस त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार आप AD ले लीजिए, ऊंचाई आप CD ले लीजिए। आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर आपको फार्मूला नहीं पता था तो आप समझ लीजिए कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है और आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। मैंने वहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ऐसा होता है। वो लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि अब आप लोग इतने छोटे नहीं रहे हैं कि आयत का जो है क्षेत्रफल नहीं जानते या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं जानते हैं। तो AO का मान आपको क्या नज़र आ रहा है, U है। तो यहाँ तक कि ये क्या वेग क्या है इसका, U। और फिर AD, अगर हम बात करें AD की, तो AD समय अक्ष पर है, तो यहाँ तक समय क्या है, T। तो ये U × T हो जाएगा प्लस हाफ। AD की बात करें तो फिर से वही आपको T नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें CD की, तो हमने अभी भी निकाला था CD, यहाँ तक की दूरी आपको पता नहीं है, CE तक की पता है, V है। लेकिन CE में से अगर इतना पार्ट हम काट दें, यानी कि V में से अगर इतना पार्ट काट दें तो आपको CD नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, V माइनस U। अब देखें आप, चूंकि गति की प्रथम समीकरण क्या होती है, इसको आप 1 बना लीजिए। V बराबर U प्लस AT होता है। यहाँ से अगर हम U को इधर भेजें तो ये माइनस में हो जाएगा,
तो v माइनस यू बराबर 80। ये समीकरण 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको क्या नज़र आ रहा है? पहली और दूसरी समीकरण से v माइनस यू की जगह पर आप क्या रख देंगे? 80। तो s बराबर क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ t और उसकी जगह पर क्या रख देंगे? 80। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? s बराबर ut प्लस हाफ a और t की गुणा हुई तो t स्क्वायर हो गया। और इस तरह से हमारे पास ये गति की दूसरी समीकरण भी निगमित हो जाती है। और अब हम लोग जो है गति की तीसरी समीकरण को सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको जो है गति की पहली समीकरण आनी चाहिए, वो क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। समीकरण जो है, ये जो समीकरण है इसके दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। मैंने 60 में लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एस बी एस। तो इसका जब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो ये इधर भी u प्लस ए टी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की जगह पर u और b की जगह पर ए टी, ये v स्क्वायर। यहाँ से आप 2a कामन ले लीजिए तो u स्क्वायर प्लस इन दोनों में आप 2a कामन ले लीजिए। अगर आप 2a कामन ले लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 2 है नहीं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए आप। थोड़ा सा दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से दिखे। यहाँ पर इन दोनों में आपको 2a कामन लेना है, तो यहाँ 2 नहीं है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए और 2 से डिवाइड करा लीजिए। तो यहाँ पर आपको जब 2a कामन आपने लिया तो यहाँ पर क्या बचा? 2 तो कामन ही हो गया, a की 1 पावर कामन ले लिया आपने तो 1 पावर बची और फिर t स्क्वायर और बटे में 2 और फिर यहाँ पर प्लस 2 कामन ले लिया आपने, a कामन ले लिया, बचा क्या? ut। तो ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है अगर आपको ध्यान हो, चूँकि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम s लिख देंगे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a और इसकी जगह पर s लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास गति की ये तीसरी समीकरण भी प्रूफ हो गई है। तो हमने आपको जो है गति के तीनों समीकरणों को जो है ग्राफीय विधि से प्रूफ करना बता दिया है। और फिर मैं आपको अगले लेक्चर में अगर आपको ज़रूरत है तो समाकलन विधि से, वो इससे आसान सी है। हालांकि ये भी आसान है, दोनों आसान है। मैं जब आपको समाकलन विधि समझाऊंगा तो अगर आपको मैथ आती होगी तो आपको वो ज़्यादा आसान लगेगी। तो समाकलन विधि से जो है मैं अगले लेक्चर में आपको जो है गति के तीनों समीकरणों को सॉल्व करना बताऊंगा। अलग अलग हर समीकरण की अलग से लेक्चर बनाऊंगा। और मुझे लगता है कि मैंने जो आपको ये चैप्टर समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब जो है कोई वस्तु जो है गुरुत्वीय वेग के अधीन गति कर रही होगी, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रही होगी, तो आप हमेशा जो है a की जगह पर क्या कर दीजिए? g कर दीजिए। जब भी गुरुत्वीय त्वरण की बात करेगा, ऐसे नहीं, जब गुरुत्वीय त्वरण की बात करेगा तो आप a की जगह पर क्या कर दीजिए? हमारे पास तीनों समीकरण क्या होती हैं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास होती है दूसरी। पहली क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और फिर तीसरी क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन वस्तु गति करेगी तो ये वाला जो त्वरण होगा इसकी जगह पर हमारा कौन सा त्वरण हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। बस वही तीनों समीकरण हैं। फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है टीवें सेकंड में वस्तु की जो है गति की समीकरण क्या होती है वो समझाऊंगा। सॉरी, जो विस्थापन, टीवें सेकंड में जो विस्थापन होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। और उससे पहले आप ये चीज़ें जो है रिवाइज़ करके अच्छे से क्लियर कर लें। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।